गुड इवनिंग क्लास। जैसे कि हमने अपना सेल का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि दैट सेल दैट इज हेल्पिंग इन परफॉर्मिंग द वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो हम कहें कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो सेल है, राइट, वो काफ़ी तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है बॉडी के लिए। तो जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन है, न्यूट्रिशन है, इसमें सेल की बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहती है, एंड दैट इज द रीजन दैट सेल इज कंसिडर्ड एज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और उसमें मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन में अभी तक सेल के बारे में यही बताया था कि कैसे रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, जिसमें उसने डिफाइन किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर कंपोज ऑफ सेल्स, एंड सेल्स दे अपेयर लाइक स्मॉल कंपार्टमेंट्स, तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की तरह हैं। और जब उसने उस माइक्रोस्कोप के नीचे उस सेलुलर बॉडी को देखने की कोशिश की थी, तो उस सेलुलर बॉडी ये कुछ इस तरह का कंपार्टमेंट उसे दिखा था। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर बात करें तो उसे तीन मेजर चीजें ही नजर आई थी उस टाइम पे। आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंटर में एक डार्क कलर की बॉडी उसे नजर आई थी, ही नेम्ड इट एज, लेटर ऑन जो है आपको पता है न्यूक्लियस की हमने डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। देन साइटोप्लाज्म, राइट। आपको बताया था कि सेल जो है डिपेंडिंग ऑन एक ऑर्गेनिजम्स में जो सेल पार्टिसिपेट करते हैं वेरियस एक्टिविटीज में, लाइफ एक्टिविटीज में, वो डिपेंड करता है कि अगर एक ही सेल है जो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है तो उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और अगर बहुत सारे सेल्स जो हैं डिवाइड करके काम को एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। बाकी फिर हमने सेल्स को शेप साइज के हिसाब से स्टडी किया था। आज हम सेल्स को स्टडी करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लेक्सिटी। जो सेल्स हैं, सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कह लो कि ढांचा होता है, स्ट्रक्चर जो सेल का बना होता है, ये दो तरह का होता है। एक तो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम बात करें तो कोई भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं बनी होती। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब है, जैसे मैंने आपको डायग्राम भेजी थी, आपने देखा होगा कि हमने एनिमल और प्लांट सेल को अगर ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि प्रॉपर वेल डेवलप्ड हर ऑर्गेनेली, जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो सेल का जो इंटीरियर पार्ट है, जब हम उसे प्रॉपर हाईलाइटेड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें उसमें काफ़ी छोटे फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स दिखते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, राइट, राइबोसोम्स हो गए, देन एंडोप्लाज्मिक हो गया, गोल्जी हो गया, लाइजोसोम्स हो गए। तो बहुत तरह के बॉडीज हमें दिखती हैं जिनके बारे में हम लेटर स्टेजेस में पढ़ेंगे कि उनका सेल के अंदर क्या क्या रोल होता है। तो जैसे कि क्या होता है कि हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को अगर देखें तो बहुत अच्छे तरीके से डिवीजन हुई हुई है इन ऑर्गेनेलिज की, मतलब बड़े अच्छे से न्यूक्लियस सेट पड़ा है बीच में, न्यूक्लियस के आसपास उसकी प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो मतलब खाचा माचा सा नहीं, मीन्स मिक्सचर सा नहीं हुआ हुआ, हर चीज़ बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से सेल के अंदर पड़ी है। लेकिन अगर बात करें, एक ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जिनमें ये चीज़ें नहीं होती, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल जो होता है सेल के अंदर, जो है हम पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है। जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और फंक्शन, कि सेलुलर बॉडी में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम लेटर स्टेजेस में कहेंगे क्रोमोसोम्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रॉपरली एक कंबाइंड स्टेट में प्रॉपर अपनी जगह पे पड़ा होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस के अंदर ये जो पड़ा होता है इसकी कोई बाउंड्री नहीं बनी होती, मिक्स हुआ, मतलब साइटोप्लाज्म के बीच में ही घुला मिला सा पड़ा होता है, कोई प्रॉपर डिवीजन नहीं दिखती हमें। और इस जेनेटिक मटेरियल को जो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, इसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रॉपरली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनमें क्रोमोसोम का नंबर भी कोई ज़्यादा नहीं होता है, 1 मैक्सिमम तक कह लो होता है। कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स का हम लेटर स्टेज में फंक्शन पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज प्रोक्रियोट्स। सो दूसरे जो हम बात करें, मैंने आपको 3 डायग्राम्स भेजे थे, एक तो प्रोक्रियोटिक सेल का था, उसके अलावा 2 जो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स हैं ये यूक्रियोटिक सेल हैं। जैसे अगर हम बात करें, वी आर कॉल्ड एज यूक्रियोट्स, क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं, हमारे सेल्स की जो कह लो फैक्ट्री है, बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे से बनी हुई है। मतलब हमारे सेल के अंदर के भी जो पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद अच्छी वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जितने भी ऑर्गेनेलीज अंदर पड़े हैं, राइबोसोम्स, एंडो, ये सब एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, प्रॉपर मेम्ब्रेन्स बनी हुई हैं। कोई मिक्सचर सा नहीं है कि भी हमें स्टडी करने में डिफिकल्टी आएगी।
ठीक है। इसके अलावा यूकैरियोटिक में जो है अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। देन जैसे कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन जो मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, और इसके डायग्राम्स भी आपको प्रैक्टिस करने और लर्न करने हैं, जिसमें से कि प्रोकैरियोटिक का आपका एक सिंपल डायग्राम दिया हुआ बैक्टीरिया का जो मैंने सेंड किया आपको, और यूकैरियोटिक सेल में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल ले सकते हैं। अब जैसे कि रॉबर्ट हुक ने जब सेल की स्टडी की, ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ क्राइटेरियाज पढ़े हैं जिस पे बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। अब हमने सेल को जानना है। तो सबसे पहले जैसे रॉबर्ट हुक ने इन कंपार्टमेंट्स को ऑब्जर्व किया था, तो मैंने आपको बताया कि उसे प्राइमरीली जो है वो 3 ही चीज़ें प्रोमिनेंट दिखी थी। एक तो सेल की बाहर की मेम्ब्रेन, ही नेम्ड इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसे दिखा था न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो उसने इन पार्ट्स के बारे में पहले एक एक करके पढ़ा, जैसे कि आज मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, चाहे प्लांट सेल की चाहे एनिमल सेल की लगा लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। इसकी कॉम्पोजिशन जो है ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से बनी होती है। नेक्स्ट बात है कि जो ये मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन से हमारा क्या मतलब है, ये मैं अब आपको बताती हूँ। सिलेक्टिवली परमेएबल से क्या मतलब है, देखो आमतौर पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक वॉल है, ठीक है ना, सेल की वॉल है, जैसे ये वॉल है, ये अंदर इसका सेल है। कोई भी चीज अंदर या बाहर होनी है सेल से, वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होनी है। मतलब इसने ही डिसाइड करना है कि कौन सी चीजें सेल को जरूरी हैं अंदर आए, कौन सी चीजें जरूरी नहीं है। तो इसे बोलते हैं परमिएबिलिटी, मीन्स अलाउ करना। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ मेम्ब्रेन्स कह लो ऐसी होती हैं जो चीजों को अंदर बाहर नहीं मूव होने देती, उन्हें इम्परमिएबल कहते हैं। ठीक है, एक होती है जो सब कुछ अंदर बाहर करने देती हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू, उन्हें हम फुली तरह से जो प्रॉपर परमिएबल होती हैं। एक होती है सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब जो छांटती हैं चीज़ों को कि ये सेल के लिए ज़रूरी है, इसको अंदर करना है, ये सेल के लिए ज़रूरी नहीं है, इसको बाहर फेंकना है। तो जो भी ट्रांसमिशंस होती हैं आउटसाइड द एनवायरनमेंट, आप कह लो विद इन द सेल, जो भी चीज़ें एक्सपोज होती हैं, वो मैं बताती हूँ कैसी तरह की चीज़ें। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है, सिलेक्ट करती है, एंड दैट इज अ रीजन दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट विल अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मैंने ये फंक्शंस लिखे हैं, जैसे कि इट अलाउज द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल, देन इट गिव्स अ पर्टिकुलर फॉर्म टू द सेल, मतलब एक शेप जो मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर एक सेल की इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो अंदर के कंटेंट्स हैं वो अपनी जगहों पे रहें। देन इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंजरी, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स द ऑर्गेनेलिज विद इन द साइटोप्लाज्म। तो ये सारा जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन है। इस चैप्टर में जो है, जब आप इस चैप्टर को करोगे तो इसमें आपने ज़्यादा देखो फोकस क्या करना है, जितने भी आप सेल और सेल की ऑर्गेनेलिज पढ़ोगे उनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मतलब बेसिकली दिस चैप्टर विल डील अबाउट द सेलुलर पार्ट्स ओनली, कि सेल्स के क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं, उसके ऑर्गेनेलिज क्या काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ रहे हो, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि सेल जो है बॉडी में तो डिवाइडेड है ही है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे टिश्यूज में। अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो सेल है, सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं उनमें भी उनका जॉब जो है वो डिवाइडेड है, काम डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या करना है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, इसने देखना है कि कौन सी चीजें सेल के अंदर आए, कौन सी चीजें सेल से बाहर जाए। अब कोई भी चीज़ें जब मूव करती हैं किसी के भी अक्रॉस, किसी भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस, अगर आप कहें कि जैसे कोई एक मैंने पार्चमेंट पेपर ले लिया, या एनिमल मेम्ब्रेन ले ली, या प्लांट मेम्ब्रेन ले ली, कोई भी चीज़ अंदर और बाहर मूव करनी है, ठीक है, इसका तरीका क्या होता है। 2 तरीके की मूवमेंट्स होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होती है, पहले हम डिफ्यूजन पे फोकस करते हैं। हालांकि केमिस्ट्री में आपने डिफ्यूजन का टॉपिक थोड़ा सा ये लिया है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है ना, जो 2 डिफरेंट स्टेट्स में हम कहते हैं कि मिक्स हो सकते हैं, है तो ये यहाँ पे भी वही चीज़। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ गैसेस हम डिफाइन करते हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन जो है ज़्यादातर गैसेस में होती है। गैसेस में ऐसे होती है कि मान लो कि अगर जैसे हम कहते हैं कि 2 कमरे हैं, एक कमरे में गैस हमने भर दी, दूसरा कमरा जो है उसके साथ ज्वाइन किया है, लेकिन उसमें कोई गैस नहीं फिल की। मान लो मैं उसमें से एक ओपनिंग छोड़ देती हूँ, तो मैं क्या रियलाइज़ करूँगी कि जो गैस है वो जिस कमरे में गैस है उससे दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है कि गैसेस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी एंड गैसेस फिल्स द कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड। तो गैसेस जो है वो मूव करेंगी,
कैसे मूव करेंगी? जहाँ गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी वहाँ से कहाँ मूव करेगी? जिस कमरे में गैस की कंसंट्रेशन कम थी। तो डिफ्यूजन जो है इसी को कहा जाता है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द गैसियस पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। या अगर मैं इसे प्रॉपरली डिफाइन करना चाहूँ डिफ्यूजन को, तो आई वुड डिफाइन इट एज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब ये कहाँ काम आती है? जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे सेल्स में जो गैसेस की मूवमेंट होती है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो इसी तरह से होता है। हमारे जो लंग्स के एल्वुलर सैक्स हैं जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, राइट, वो ऑक्सीजन लेके आती हैं, सारी बॉडी को पहुँचाती हैं। सारी बॉडी में सेल में ऑक्सीजन कम होता है तो ब्लड से वो जो है सेल में जाता है। सेल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब वो यूज़ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर ब्लड में आता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि गैसेस जो हैं दे ऑलवेज एक्सचेंज बाय दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज मूविंग द गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। साथ ही में डिफ्यूजन ट्रांसपिरेशन में भी होता है। ट्रांसपिरेशन क्या है? द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये भी डिफ्यूजन का प्रोसेस है। तो हमेशा चीज़ें जो है हायर से लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगी। इसी तरह सेल से कोई भी गैसेस एक्सचेंज होनी है अंदर और बाहर, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन क्या करेगी? बाहर से अंदर जाएगी। ठीक है, अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जाएगी थ्रू द मेम्ब्रेन, एंड दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसी तरह मूवमेंट ऑफ वाटर भी होती है सेल के अंदर और बाहर, और मूवमेंट ऑफ वाटर को हम जो है कहते हैं ऑस्मोसिस। अगेन दिस इज द सेम थिंग, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में आगे काफ़ी डिटेल हो जाती है, जैसे अगर हम कहें कि अभी सोल्यूशंस आपने पढ़े नहीं है कि सल्यूट और सॉल्वेंट होता है, तो ऑस्मोसिस में आमतौर पे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स होता है, लेकिन ये इस लेवल पे आपको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो अगर हम इसे सिंपल टर्म्स में बात करें तो हम आपको यही समझाएंगे कि सेल्स जो होते हैं जब उनमें वाटर इनटेक होता है, वाटर इनटेक भी होता है और वाटर एग्जिट भी होता है, तो इस मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, क्योंकि ये थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है कि डिफ्यूजन तो कैसे भी हो सकती है, लेकिन जो ऑस्मोसिस है दैट अकर्स ड्यू थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब जैसे हम बात करें कि सेल में पानी अंदर और बाहर जाता है, सेल में दोनों ही तरीके हो सकते हैं, और ये डिपेंड किस पे करता है कि सेल के पानी अंदर जाना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। ठीक है ना। अब अगर सेल के अंदर पानी जाता है तो उसे हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, जिससे सेल फूल भी जाता है नॉर्मल साइज से, और अगर बाहर छोड़ेंगे तो पानी बाहर आएगा तो उसे हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि आपने रियलाइज़ किया होगा कि कई बार हम लोग चने वगैरह जब बनाते हैं तो ओवरनाइट हम पानी में सोक करके रखते हैं चनों को। आपने रियलाइज़ किया होगा कि चनों का अगर आप इनिशियल वेट करो और जब आप ओवरनाइट उनको पानी में भिगो के रखोगे तो नेक्स्ट डे अगर आप उन्हें वे करो तो चनों का वेट थोड़ा ज़्यादा आता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ओवरनाइट जब आप उसे वाटर में सोक करते हो तो जो उसकी मेम्ब्रेन है चने की, वो पानी को सोख लेती है, मतलब कि इनटेक ऑफ वाटर होता है बाय द सेल्यूलर पार्ट, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं वो स्वेल भी कर जाते हैं, चनों का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाता है। इसी तरह अगर आप किशमिश को लो, किशमिश का भी अगर आप उसे पानी में भिगोते हो तो आपकी पानी में रखने की वजह से वो फूल जाती है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो अगर बाहर पानी का कंटेंट ज़्यादा है अंदर सेल के कंपैरेटिवली, तो सेल जो है पानी को अंदर लेगा, जिसकी वजह से सेल का साइज जो है वो स्वेल कर जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो सेल है, सेल को हम 3 अलग अलग मीडियम में रखने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से हम 3 कंडीशंस को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, 3 मीडियम ऐसे हैं, जैसे मान लो कि मैंने एक बार सेल को लिया, जैसे मान लो कि मेरे पास एक बीकर है, मैंने इसमें एक सेल लिया है, ठीक है ना, मैंने इसमें बाहर पानी भरा है। अगर मान लो कि बाहर पानी जो है सेल के और अंदर जो सेल के पानी है, अगर उनकी कंसंट्रेशन बराबर है, मतलब अंदर बाहर है, तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर पानी जो जाएगा, नेट जो है वो बराबर ही होएगा पानी, जिसकी वजह से सेल का साइज जो सेम रहता है, सेल के साइज में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि सेल के अंदर और बाहर की कंसंट्रेशन पानी की बराबर है।
तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल सेम रहती है, जिसकी वजह से सेल का साइज जो है वो सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता। लेकिन हमारे पास मान लो एक सोल्यूशन ऐसा है, जैसे कि नॉर्मल, आपको मैंने अभी चने का एग्जांपल दिया, बाहर पानी बहुत ज़्यादा है, पानी का मतलब बाहर सोल्यूशन जो डाइल्यूट है, डाइल्यूट से मतलब होता है पानी ज़्यादा होना, सेल में अंदर पानी कम है, तो क्या फील होगा कि जो पानी की मूवमेंट इनवर्ड्स है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से सेल पानी ज़्यादा सोक करने से सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा, और ऐसे सोल्यूशंस को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशंस बोलते हैं। तीसरा है हमारे पास ऐसा मीडियम, जैसे कि अगर आप मान लो बहुत तेज नमक वाला पानी ले लो, ठीक है, नमक वाले पानी में अगर आप फूली हुई किशमिश को रखोगे तो आप रियलाइज करोगे एक दिन बाद आपकी किशमिश सिंगुड़ जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। उसका रीजन ये होगा कि बाहर नमक वाले पानी में पानी की कंसंट्रेशन कम है, अंदर किशमिश के अंदर पानी ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि पानी जो है किशमिश में से निकल के बाहर की तरफ मूव करेगा, जिससे जो किशमिश है वो श्रिंक कर जाएगी, सॉरी। तो ऐसा ही सेलुलर पार्ट में भी होता है, अगर बाहर पानी की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है तो सेल में से पानी बाहर आ जाता है, और ऐसे मीडियम को हाइपरटोनिक कहा जाता है, जिसमें सेल जो है श्रिंक करता है। तो ऑस्मोसिस जो है डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, कि किस तरह की कंसंट्रेशन सेल के सराउंडिंग में उसे मिलेगी, आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, उस हिसाब से सेल का साइज जो है वो डिपेंड करेगा, सेम रहेगा, सेल स्वेल कर जाएगा या सेल श्रिंक कर जाएगा, राइट। तो ये जो है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। हम पढ़ रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लांट्स के केसेस में क्या रहता है ना, प्लांट्स के केसेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव वॉल रहती है। ऐसा होता है कि प्लांट्स जो हैं, क्योंकि आपको पता है कि मूव तो कर नहीं सकते, उन्हें खड़े खड़े ही अपनी एनर्जी बनानी पड़ती है, उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, तो उनके सेल पार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। अब ये सेल वॉल एनिमल सेल में तो नहीं होती, ये सिर्फ प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स में। तो आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल देयर इज अ सेल वॉल, और ये सेल वॉल आमतौर पे सेल्यूलोज से बनी होती है। साथ में मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, कुछ यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं जैसे कि अमीबा। अमीबा में क्या होता है, अमीबा की अगर आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो अमीबा के ना जो वॉल होती है बाहर की, ठीक है, ये वॉल जो होती है ना ये फ्लेक्सिबल होती है काफ़ी। इस फ्लेक्सिबल को हम सीडोपोडिया का नाम देते हैं। ये सीडोपोडियास क्या हेल्प करते हैं, ये वॉल जो है जैसे कोई फूड आता है, इस फूड के आसपास जो है इसकी जो मेम्ब्रेन है ना घेरा डाल के फूड को अंदर कर लेती है, और यहाँ से मेम्ब्रेन फिर से जुड़ जाती है। तो ये एक तरीका होता है अमीबा में फूड को इनगल्फ करने का। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस, ठीक है, और इसको हम टर्म एक फैगोसाइटोसिस भी देते हैं। अगर फूड की मूवमेंट होती है तो इसे फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, और अगर सॉल्वेंट्स की मूवमेंट होती है सेल के अंदर तो उसे पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, जो कि बहुत आपके सिलेबस से आगे इतना हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम बात कर रहे थे सेल वॉल की, ठीक है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी सेल वॉल में क्या होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल की एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव वॉल होती है, जैसे ये मैंने प्लांट सेल का एक रफ सा डायग्राम बनाया। क्या होता है, प्लांट सेल्स में भी ऑस्मोसिस होती है, लेकिन प्लांट सेल्स में क्या होता है कि जब प्लांट सेल्स में ऑस्मोसिस होती है, मान लो कि उसमें से पानी बाहर आया, तो क्या होता है कि इसकी सेल वॉल नहीं श्रिंक करती, सेल वॉल तो इसकी वहीं की वहीं रहती है। जो अंदर के कंटेंट्स हैं सेल के, ठीक है ना, जैसे कि साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, जो भी सारे ऑर्गेनेलिज हैं वो अंदर से सिंगुड़ जाते हैं, एंड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, मतलब सेल वॉल वहीं रहेगी, अंदर के पार्ट श्रिंक कर जाएंगे। और इसको हम प्लांट्स में जो इस तरह की ऑस्मोसिस होती है इसे प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मीन्स अगर हम कहें तो हमारा 99% ये हमारा पेपर में डेफिनेशन आती ही आती है, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। तो आप कहोगे ड्यूरिंग ऑस्मोसिस इन प्लांट सेल देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ द कंटेंट्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, राइट। अब जैसे हम सेल वॉल की बात ही कर रहे हैं कि सेल वॉल जो है एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि ये एब्सेंट होती है। तो ये इसके फंक्शंस हैं सेल वॉल के, जैसे कि शेप मेंटेनेंस में हेल्प करती है, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी,
एंड प्रिवेंट्स द डेसिकेशन, डेसिकेशन मतलब कि टूटने वूटने का डर नहीं रहता है। और इसके अलावा मटेरियल्स को अंदर और बाहर मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में एक पॉइंट और दिया, जब आप लास्ट पैराग्राफ में पढ़ोगे सेल वॉल के, कि टर्जिडिटी और रिजिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है प्लांट सेल में। जैसे कि मान लो कि प्लांट सेल में कई बार ऑस्मोसिस ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा भर गया, तो ऐसे नहीं है कि सेल फट जाएगा, प्रोटेक्ट करेगा सेल वॉल काफ़ी लिमिट तक उसको बर्स्ट होने में, राइट। तो ये सेल वॉल का फंक्शन रहता है फॉर प्लांट सेल्स। तो ये जो आज टॉपिक किया है हमने, बहुत छोटा सा टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें लर्निंग बहुत है बायो की, तो आई विल प्रेफर कि आप इसको लर्न साथ साथ करो। तो जैसे कि आप मटेरियल देख सकते हो, मेरा तकरीबन यही क्वेश्चन फ्रेम दी हैं जो आपको लर्न करने हैं। जैसे आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके फंक्शन, सेल वॉल और उसके फंक्शंस, और इनकी दोनों की कॉम्पोजिशंस जो हैं, किससे बने हुए हैं ये हो गया। बाकी व्हाट इज एंडोसाइटोसिस हो गया। देन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हो गया। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जब हम डील करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सेलुलर पार्ट में अभी तक ब्रॉडली जो क्लासीफाई हुआ है, हमें 3 चीज़ें दिखी हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको आज पढ़ाया। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म लूंगी, राइट। और इस टॉपिक को साथ साथ लर्न करने की कोशिश करेंगे आप, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली मेरा नेक्स्ट मंडे तक मैं इसका टेस्ट रख सकती हूँ। ठीक है, हैव अ गुड डे।